नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी में आज ये खास बुलेटिन लेकर मैं और अनुराग हर रोज आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसमें वैसे तो हम उत्तर प्रदेश की बड़ी सुर्खियों पर बात करते हैं, लेकिन आज इसकी शुरुआत हम करेंगे उस घटनाक्रम से जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त वार को लेकर क्या घटनाक्रम चल रहा है और आगे ये मामला कौन सा मोड़ लेगा, इस पर बात करेंगे। चूंकि अनुराग लंबे समय से इस मामले को फॉलो करते रहे हैं, तो अनुराग, इस युद्ध में तो अभी तक नुकसान सिर्फ ईरान का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके राष्ट्राध्यक्ष से लेकर सेना प्रमुख और कई बड़ी हस्तियां पूरी हताहत हुई। बड़ी लीडरशिप में खला आ गई है। जैसा मनीष आपने बताया ही कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो अभी हमला जब शुरू हुआ, बातचीत ही चल रही थी परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, तभी एकाएक हमला हुआ। शायद ईरान को ये उम्मीद नहीं थी कि हमला अभी शुरू हो जाएगा। ऐसा इंतजार कर रही थी ईरान की लीडरशिप की शायद बातचीत फेल होगी या कुछ नतीजा निकल आएगा। और अब तमाम अपडेट आ ही चुके हैं। खामेनेई जो सुप्रीम लीडर ईरान के, वो मारे गए हैं, उनके सेना प्रमुख मारे गए हैं, और जो उनकी गार्जियन काउंसिल में बहुत सारे लोग मारते हैं। मतलब आप मान लीजिए देश को चलाने वाले 40 से 50 बड़े लोग जो सबसे शीर्ष पर जिन, बहुत बड़ी बात, उसमें वो बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। और वहाँ की 3 सदस्यीय काउंसिल ने संभाल लिया है कि देश का नेतृत्व वो करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज अनुराग समझना चाह रहे हैं कि हर रोज ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ये बयान देता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम इसका जवाब देंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे और झुकेंगे नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में, इस युद्ध में अभी तक सामने देखिए नहीं मनीष, आई। इसमें दो बातें हैं। ईरान की तरफ से ठोस कार्रवाई जैसी बात यह है कि देखिए, हमला किनका है? इजराइल का और अमेरिका का। तो अमेरिका की सैन्य ताकत, भाई हम माने या ना माने, पूरी दुनिया में फिलहाल लाजवाब है। बिल्कुल। तो ईरान को मुकाबला अमेरिका से करना है, वरना ईरान तो इराक से 11 साल लगातार लड़ चुका है। तो अमेरिका के मुकाबले ईरान कितना रिटेलिएट कर पाएगा, हम इससे अगर तुलना कर रहे हैं तो हमको ये लगेगा। लेकिन ईरान ने अब जो किया है, ईरान फिलहाल देखिए क्या कर रहा है। ईरान के पास मुख्य हथियार है उसका बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके सहारे वो अमेरिका के सामने कुछ दिन टिक सकता है। बिल्कुल। बैलिस्टिक मिसाइल से वो लंबी दूरी के मार कर रहा है। अभी उसने क्या किया, यूएई पे हमला शुरू कर दिया। हाँ। आपने पढ़ा होगा दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल। पे भी मिसाइल गिरी है। कतर पर और ओमान को बख्श रखा था, ओमान के भी अमेरिकी बेस पर उसने हमला किया है। तो वो अपनी जितनी ताकत है उसके पास, फिलहाल उससे रिटेलिएट तो कर रहा है। अब वो अमेरिका को एकाएक रातों रात हरा तो नहीं सकता है। बिल्कुल। ये तो उनकी कोशिश है। दूसरी बात यह है कि अब ये जंग जा किधर रही है। अमेरिका की कोशिश ये थी कि खामेनेई मारे जाएंगे, जो कि ट्रंप का मुझे मकसद लग रहा था। और उसके बाद क्योंकि खामेनेई के आंतरिक असंतोष भी बहुत है, बहुत कट्टरपंथी लीडर है, चूँकि सिया और महिलाओं और तमाम बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। और उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट, जनता सड़कों पर उतर आएगी, जैसा सद्दाम हुसैन वगैरह के मामले में हुआ था। लेकिन यहाँ शायद अमेरिका का ये पॉइंट चूक गया। खामेनेई की मौत ने इस पूरे माहौल का नज़ारा बदल दिया है। उनके जो विरोधी थे वो फिलहाल चुप हो गए हैं, क्योंकि देश का माहौल अलग तरीके का है। और ईरान की सड़कों पर जो भीड़ है वो खामेनेई के समर्थकों की है। एक इसमें आपसे पहलू और समझना चाहेंगे कि लड़ाई ईरान में हो रही है, ईरान अन्य दूसरे आसपास के मुल्कों में हमले कर रहा है। लखनऊ में इतना ज़्यादा मातम क्यों मनाया गया रविवार को, और बड़ी संख्या में लोग चौक में बड़े इमामबाड़े पे जमा हुए? देखिए, ये चूँकि आप जानते हैं कि लखनऊ सिया बहुल शहर है मुसलमानों की, सियाओं की यहाँ बड़ी आबादी रही है, यहाँ की नवाबी भी सियाओं के पास रही है। बिल्कुल। और ईरान सिया इस्लामिक देश है। दुनिया का मतलब इतना एक पावरफुल सिया जहाँ पर, तो पूरी दुनिया के सिया जहाँ कहीं भी हैं, ज़्यादातर सुन्नी इस्लाम वाले देश हैं, जो ओपेक के देश हैं, उसमें जो सबसे ताकतवर देश है वो सिया है। और जो अयातुल्ला खामेनेई थे वो उनको रहबर कहते हैं सिया। अच्छा। उनके धर्मगुरु, जैसे जो उनकी सिलसिले हैं, यहाँ पर भी जो धर्मगुरु होंगे, तो वो एक रहबर की मौत थी। तो इस तरह के प्रदर्शन लखनऊ में पहले भी हुए हैं। आपको याद होगा नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के कमांडर हुआ करते थे। और बड़े कमांडर थे, वो भी फ़लस्तीन के मसले पे इजराइल के खिलाफ हमला करते थे, तो इजराइल ने उनको एक अटैक में मारा था। उसके बाद नसरुल्लाह पर भी इमामबाड़े पे 5 साल एक ये भी खबर आ रही कि बाराबंकी के लोग बहुत डरे हुए हैं। बाराबंकी का मसला ईरान से हर बार इसलिए जोड़ा जाता है कि जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, तो उस क्रांति के जो नेता थे उनका नाम था अयातुल्ला खुमैनी। खुमैनी और खामेनेई में फ़र्क है, ये उन्हीं के शिष्य थे खामेनेई साहब जो मारे गए। तो जो अयातुल्ला खुमैनी है
उनकी पैदाइश दरअसल बाराबंकी की ओहो, थी। वो इस बाराबंकी में पैदा हुए थे और फिर होते करते ईरान पहुंच गए और फिर वो वहाँ के वो हो गए। तो बाराबंकी से वो रिश्ता बार बार अखबारों की सुर्खियों में और जोड़ा उससे जाता जुड़ता है। और है। एक चीज और भी है कि बड़ी संख्या में जो लोग ईरान में रह रहे हैं या यूएई में रह रहे हैं, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी इन देशों में रहती है और वहाँ पर वॉर की स्थिति है, तो इसलिए भी अपनों की खैर ख्वाह के लिए वो बाराबंकी ये क्या है, और वो तो पूरे उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में हर जिले के लोग ही इस अब- बात से डर रहे हैं। करीब 42,000 लोग खाड़ी देशों में ऑन रिकॉर्ड ऑन वीजा, रिकॉर्ड जैसे काम कोई कर रहे रिश्तेदार हैं। के साथ टूरिस्ट वीजा पे चला गया वहाँ, तो उसको छोड़ दीजिए, वहाँ रह रहे हैं। अभी सरकार ने ड्राइव चलाई थी, इजराइल बहुत लोग भेजे हाँ, गए थे। हाँ, तो बिल्कुल। इजराइल भी उससे प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश में क्या बाराबंकी, क्या लखनऊ, क्या बहराइच, हाँ, सब और जगह डर का क्या माहौल है। सहारनपुर, सब जगह लोग जो अपने परिजनों से तो डरे हुए हैं। और डर इस वजह से भी है कि 17 फ्लाइट्स जो खाड़ी देशों को जाने वाली हैं वो कैंसिल हो गई तो हैं। अब आने जाने बातचीत के पूरा तमाम माध्यम बंद ठप हैं, हो तो गया लोगों है। में डर है ही है। और केवल लखनऊ में ही नहीं, अब अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में जहां भी सिया आबादी है वहां हाँ। प्रदर्शन हुए। कल कारगिल में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। चलिए अनुराग, लखनऊ बढ़ते में हैं अगली खबर पर, हाँ बिल्कुल चला बढ़ते हैं जाए। दूसरी खबर की ओर। हाँ, बहराइच में एक बड़ी नृशंस घटना, जघन्य घटना हुई है। तो इसके बारे में जरा बहराइच बताइए। में बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। घर के ही एक लड़के ने अपने घर के ही 4 लोगों की देर रात हत्या कर दी और मामला इसमें सामने आ रहा है संपत्ति विवाद का, उसके भाई के साथ चल रहा है। बहुत बढ़ रही है इस तरह की घटनाएं। अब इसमें आरोपी ने अपनी 80 साल से ज्यादा उम्र की दादी की हत्या कर दी, उसके बाद अपने माँ बाप को मार डाला और इनको कुल्हाड़ी से मारा है उसने, बहुत नृशंस तरीके से कुल्हाड़ी से काटा बिल्कुल है। बिल्कुल। और उसके बाद उसकी बहन थी घर में, उसने अपनी बहन को भी मार डाला। ये सब चीख पुकार सुनने के बाद जब उसका भाई उसे रोकने और बीच बचाव करने आया तो उसने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। तो 4 लोगों की हत्या हो गई है और इसमें 2 लोग, वो खुद भी घायल है इसमें, और उसको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में कोशिश की हाँ होगी बिल्कुल। तो इसमें पुलिस को अभी प्राथमिक तौर पर संपत्ति विवाद का मामला सामने आ रहा है, जो पिछले साल 2 साल से चल रहा था, जमीन जायदाद के बंटवारे का मामला, और उसको लेकर आए दिन उसके भाई से और उसके पिता से झगड़े लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन संपत्ति विवाद तो बहुत ही सामान्य बात है, उसमें पूरे घर भर की हत्या, ये बहुत ही अच्छा। कुछ ये भी अनुराग आ रहा है कि वो शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। जिस तरह की हरकत उसने की है, हो सकता है कि संपत्ति विवाद तो किस घर में नहीं होते हैं, हाँ, कुछ लोगों में। लेकिन ये इस तरह के मामले लेकिन मनीष बढ़ रहे हैं, कभी संपत्ति विवाद को लेकर, कभी आर्थिक तंगी को लेकर जरूर लोग हौसला खो देते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं। जरूर। एक अगली खबर में मनीष आते हैं। एक गाजियाबाद के एक्स मुस्लिम शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका नाम सलीम वास्तविक था। एक एक्स मुस्लिम से मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि वो इस्लाम धर्म को पहले मानते थे, लेकिन अब उसकी मान्यताओं में उनका कोई विश्वास नहीं। इस तरह का एक पूरा वर्ग है। तो एक गाजियाबाद में सलीम वास्तविक एक यूट्यूब चैनल चलाते थे और बड़ी मुखरता से बोलते थे कि इस्लाम में जो कमियां हैं, मतलब इस्लाम धर्म की आलोचना करते थे। और जैसा कि इस्लाम धर्म की आलोचना करने पर ये है कि वहां पर बहुत सारा इस निंदा या इस तरह को लेकर बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वहीं गाजियाबाद के रहने वाले एक जीसान ने, उन पर हमला हुआ था और उनको 13-14 चाकू मारे गए थे। उनकी गर्दन रेतने की कोशिश हुई थी। वो अस्पताल में भर्ती हैं और फिर उसके बाद वो फरार चल रहे थे और ये घटना प्रदेश में काफी गूंजी। फिर सीएम योगी ने भी कहा था कि कड़ा से कड़ा दंड देंगे। तो सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले जो जीसान जी हैं, उनको पुलिस ने पीछा किया और उनका एनकाउंटर हो गया, खोजा। जीसान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है और ये गाजियाबाद में कहीं एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गाजियाबाद में लोनी के पास एनकाउंटर हुआ है। जीसान रहने वाले तो अमरोहा के थे मूल रूप से, लेकिन गाजियाबाद में ही नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पे खोड़ा पे रहते थे। बिल्कुल। और ये एक्स मुस्लिम, देखिए धर्म को लेकर किसी का कोई धर्म हो, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही है, एक सीमा तक कोई भी अपनी बात कह सकता है। और ऐसी घटनाएं पहले भी, अब इसमें अब आपको वो जोधपुर वाला मामला याद होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है अनुराग कि इस बार मतलब इस तरीके के मामले में पुलिसिया जांच जब आगे बढ़ती है तो 1-2 अन्य कहानियां भी निकल के सामने, निजी विवाद भी हो सकते हैं और इसका सहारा ले लिया जाता है कि हम, ये बहुत बड़ी ढाल है कि हम तो अपने धर्म की रक्षा करने जा रहे थे और इसलिए मार डाला। बढ़ते हैं दूसरी खबर, धर्म पे ही खबर पर आते हैं, शंकराचार्य वाले मसले पर आते हैं। शंकराचार्य जी को तो स्टे मिल गया और उसके बाद वो ताल ठोक रहे हैं कि हम तो मार्च में गौ रक्षा के लिए आएंगे ही, जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन उन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडे कह लीजिए, उनको आशुतोष ब्रह्मचारी कह लीजिए, आशु कह लीजिए, बहुत सारे नाम हैं। वो शुरू में बहुत
तेवर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास सब सबूत है, पेन ड्राइव है और हमने दिखाया है, तभी तो मजिस्ट्रेट ने आदेश किया है। अब उनके कसबल थोड़ा ढीले पड़ गए हैं। एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो करीब करीब रोते हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं मैं इन लोगों से क्या लड़ पाऊंगा, इनके पास तो इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े वकील हैं इनके। डिप्टी सीएम के यहाँ से भी मुझे कहा जा रहा है कि अब मेरा नाम क्यों ले लिया, मैंने तो वही बात कही थी कि जो है जो सच है वही कहा था और मैंने तो सूचना दे दी है, जो अदालत को करना हो पुलिस को करना हो, बिल्कुल। और मैं तो क्या ही लड़ पाऊंगा, मेरे तो छोटे छोटे बटुकों का क्या होगा। जैसा कि पूरा नाटकीय अंदाज में वो पहले जिस तरह दहाड़ रहे थे वैसे ही रो रहे हैं। तो क्या यहाँ कहीं असल में देखिए, इसको मैं एक होली के प्रसंग से जोड़कर इस घटना का विवरण दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, होली के दिन एक ही चेहरे पे लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नीला, हर तरीके का रंग लगाया जाता है। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो होली का मजाक कर रहे हो? दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से होली के दिन आदमी की शिनाख्त छुप जाती है अलग अलग रंगों में, खुद अपना चेहरा नहीं पहचान पाता, उस तरीके से इस पूरे मामले में जो घटना हुई, संभव हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये तो अदालत के उसमें है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट इसका पूरी तरीके से अब धुंधला हो गया है और ऊपर सिर्फ तरह तरह के राजनीतिक रंग दिख रहे हैं। और आशुतोष ब्रह्मचारी का 2-3 दिनों में ही इतना बड़ा उनका बदलाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाना, ये भी किसी एक नए राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो राजनीति की पहली नजर में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है और इसमें आप कतई आश्चर्य मत करिए कि ये कहाँ जाके खत्म होगा। अभी जैसे जैसे कुछ थोड़ा सा बात को आपकी बढ़ा दूं कि ये मसला चूंकि बीजेपी के लिए थोड़ी सांसद तो पैदा ही कर रहा था, तो इसमें कहा जा रहा है कि कई सारे अफसरों और इनको जो है तमाम जगहों से फटकार लगाई गई, निर्देश दिए गए हैं कि ये सब, मुझे तो लगता है कि कुछ लोग अपने मन से भी चीज़ों को हैंडल करने लगते हैं और उसमें चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो शायद आशुतोष ब्रह्मचारी को वहीं से बैकअप मिलना बंद हो गया और वो इसी वजह से थोड़ा बेचारे दुखी हो गए। सीएम योगी गोरखपुर में है, होली के मौके पर वो गोरक्ष पीठ की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें शामिल होंगे। एक थोड़ा सा जिक्र कर दूं, वो बनारस में थे कल, और कल बनारस में उन्होंने कानून व्यवस्था और तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी की। एक लाइन ये जिक्र कर दूं, चूंकि बटुक प्रकरण बड़ा गर्म रहता है, काशी विश्वनाथ में भी पुलिस ने एक बटुक के साथ हाथापाई कर दी, तो उन्होंने फटकार लगाई पुलिस को कि आइंदा से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो और गोरखपुर वाले मसले पर हम आ जाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी सोमवार को वहां होलिका दहन के दिन भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा निकाली जाती है और बहुत धूमधाम से निकलती है और वो हमेशा हर वर्षों से, बिल्कुल। और गोरक्ष पीठाधीश्वर जो होते हैं, जो कि इस समय योगी आदित्यनाथ हैं सीएम के अलावा, वो उसमें मौजूद रहते हैं और होलिका दहन के बाद जो राख होती है उससे तिलक भी सीएम योगी लगाते हैं। खैर ये तो जन जन में है, नहीं अच्छी बात बताई, मुझे नहीं मालूम था, अगर ये परंपरा है तो ये अच्छी बात नहीं। होलिका दहन के दिन जो दहन से पहले भी लौट आते हैं ना अनुराग, उनके लिए लेके आते हैं, वो लेके आते हैं और वहां वो टीका दहन की राख का जरूर लगाते हैं। तो सीएम योगी वहां रहेंगे, हो सकता है कुछ प्रशासनिक कामकाज भी निपटाएं, बाकी माहौल होली में हो ही रहा है। तो आप लोग भी होली की तैयारी कीजिए। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी की सुर्खियों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।